में वो वाइब्रेशन लो हो जाता है। जैसे ही वो वाइब्रेशन लो हो जाता है तो हमारी चिंताओं वाला जो दिमाग का हिस्सा है वो शांति में जाना शुरू हो जाता है और हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन बेसिकली हमें पहले अल्फा स्टेट में लाती है और उसके चलते चलते निर्विचार स्थिति में आ जाती है। आनापानसति मेडिटेशन जो है ये शिव तंत्र का पहला मेथड है जो ध्यान लगाने का है। भगवान शिव द्वारा ही ये प्रतिपादित है, जिसको पत्री जी ने इस युग में चलाया है। तो इसके करने के लिए हम अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और आंखों को धीरे से बंद करेंगे। चश्मा अगर लगा हो तो उतार सकते हैं, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। You can have the music. Sure, sir. Very soft, because I will be talking in between. तो हम अपनी आने जाने वाली सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे। आती हुई सांस के ऊपर ध्यान देंगे, जाती हुई सांस के ऊपर ध्यान देंगे। 2-3 मिनट इसके ऊपर लगाएंगे। ना तो सांस को तेज करना है, ना तो सांस को धीरे करना है। सिर्फ एक गवाह की तरह, एक विटनेस की तरह सांस को सिर्फ देखना है। कंसंट्रेशन को जल्दी प्राप्त करने के लिए हमें हार्ट एलिवेशन प्रोसेस का यूज़ भी करना चाहिए। हार्ट एलिवेशन प्रोसेस का मायना ये है कि आप अपने जीवन के किसी उस क्षण के अंदर जाइए जिसमें आप अत्यधिक आनंदित हुए थे। जैसा कि आपने अपने बच्चों को कभी गिफ्ट दिया और बच्चे बड़े खुश होकर आपसे लिपटे। कभी आपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा किया कि उन्होंने प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दिया। कभी आपने अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए कुछ ऐसा किया कि उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो ऐसा कोई भी क्षण जो है उसको दिमाग में लाइए, उसको रिप्ले कीजिए, उसमें क्षणिक निवास कीजिए। इससे आपके मन में वही आनंद दोबारा से फील हो जाएगा। ऐसा करने से आपका मन शांति की तरफ जाना शुरू हो जाता है। आंखें बंद करके इस हृदय आनंद अनुभूति के अंदर जाने से आप शांति के मार्ग पर धीरे धीरे चल पड़ते हैं। इस थिंकिंग के अंदर आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। 1 मिनट 2 मिनट तक अपने इन विचारों के अंदर आप उसी फीलिंग को दोबारा जनरेट करिए जो कि पहले कभी आपके जीवन में आई है। आनंद की ये स्थिति हम थिंकिंग से जब जनरेट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस उसको एक एक्चुअल सिचुएशन लेता है। सबकॉन्शियस को जो भी विचार हम देते हैं वो उसको रियल मानता है। ये स्थिति फिजिकली है या नहीं, उससे सबकॉन्शियस को कुछ लेना देना नहीं। आप जो विचार दे रहे हैं सबकॉन्शियस लेता है कि ये एक्चुअली हो रहा है। तो जब हम इन विचारों में जाते हैं सबकॉन्शियस धीरे धीरे उनको रिसीव करता है और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है। अब हम धीरे धीरे अपने ब्रेथ के ऊपर दोबारा आएंगे। आती हुई, जाती हुई
सांस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। Be with your breath. इसके साथ साथ चलने की चेष्टा कीजिए। ऐसा जानिए कि आप इस ब्रेथ के झूले में बैठे हैं। जब ये अंदर आ रही है तो झूला पीछे की तरफ जा रहा है, जब ये बाहर जा रही है तो झूला आगे की तरफ जा रहा है। सांस की गति के साथ इस झूले में धीरे धीरे झूलिए, कंफर्टेबली झूलिए। इससे आपको गहरे ध्यान की प्राप्ति होगी। गहरे में धीरे धीरे मन उतर जाएगा। झूले पर झूलते रहिए, झूलते रहिए। धीरे धीरे नोट कीजिए जब झूला वापस मुड़ता है आगे से या पीछे से, तो उस क्षण को थोड़ा ध्यान दीजिए। दोनों स्थितियों में जब ये पीछे से मुड़ता है और जब आगे से मुड़ता है तो इनके ऊपर ध्यान देने से और भी ज़्यादा गहराई का अनुभव होगा। आप इमीडिएटली ट्रांस में भी उतर सकते हैं। धीरे धीरे झूले के साथ साथ चलिए, झूले पर बैठकर आनंद प्राप्त कीजिए। ये झूला ही आपकी सांस है, ये सांस ही आपका झूला है। इसमें आराम से झूलिए, सांस पर ध्यान दीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। सांस पर ध्यान दीजिए। अभी हम एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड को आवाहन करेंगे। एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड हमारे ऊपर आए और इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर भी जूम के पार्टिसिपेंट्स हैं, एस्ट्रल पिरामिड उनको कवर दे। आप सब एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की छत्र छाया में है। अभी गोल्डन पिरामिड से एक सुनहरी रोशनी आपके सहस्त्रार की तरफ आ रही है। आपके सहस्त्रार के ऊपर आ गई है। धीरे धीरे आपके सहस्त्रार में ये रोशनी एंटर कर रही है और पूरे मस्तिष्क में ये एनर्जी भर रही है। हमारे मस्तिष्क में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। ये एनर्जी इन 86 बिलियन न्यूरॉन्स को वॉश कर रही है, उनको स्ट्रेंथ दे रही है, उनकी थकान को दूर कर रही है, उनको एनर्जी दे रही है। ये पूरे सिर में धीरे धीरे फैल गई है और सिर का जो भारीपन है उसको खींच रही है। आपके सिर में जो भी थकान है उसको ये एनर्जी न्यूट्रलाइज कर रही है। ये आपके सिर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको न्यूट्रलाइज करती है।
ये एनर्जी आपके पीनियल ग्लैंड में एंटर हो रही है। पीनियल ग्लैंड जो है आपकी थर्ड आई है, ये उसको एक्टिवेट करती है। पीनियल ग्लैंड का संबंध सीधा ही एस्ट्रल से होता है। जितना हम एनर्जी को गेन करेंगे, पीनियल ग्लैंड में एनर्जी जाएगी तो थर्ड आई ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो थर्ड आई को धीरे धीरे ये सशक्त कर रही है और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रेंथ दे रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये शरीर का मास्टर ग्लैंड है, जो शरीर के सारे फंक्शंस को अलग अलग केमिकल्स को ट्रिगर करके जनरेट करता है। पूरे सिर के अंदर ये एनर्जी भर गई है। फ्रंटल लोब्स के अंदर ये एनर्जी भर गई है। ऑक्सीपिटल लोब जो बिल्कुल पीछे है सिर के, उनमें ये एनर्जी भर गई है। राइटल लोब्स जो कानों के ऊपर का एरिया है, इसमें एनर्जी भर गई है। राइट हाफ ब्रेन के अंदर एनर्जी भर गई है। लेफ्ट हाफ ब्रेन के अंदर भी एनर्जी भर गई। अब ये एनर्जी धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रही है। आपकी ऑप्टिकल नर्व से ये एनर्जी आपकी आंखों में जा रही है। धीरे धीरे आपकी आंखों में एनर्जी उतर रही है। आपकी आंखों में जो लेंस है जिससे आप देखते हैं, एनर्जी उसको क्लीन कर रही है। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, ये धीरे धीरे उसका क्लीनिंग कर देगी। धीरे धीरे मोतियाबिंद को नेगेट कर देगी, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देगी। उसके बाद ये आँख के जो पीछे की दीवार है उसको क्लीन करती है, जिसके ऊपर हमारी आँख वो फ़ोटो बनाती है जो हमें अपने दिमाग में दिखाई देती है। इसको रेटिना कहते हैं। ये रेटिना के सेल्स को क्लीन करती है, उनको स्ट्रेंथ दे रही है। लेंस को फोकस करने के लिए जो मसल्स लेंस को मूव करते हैं, आँख के अगली साइड पर बहुत छोटे छोटे मसल है जो लेंस को आगे पीछे मूव करके फोकस करते हैं। यह एनर्जी उन मसल्स को ताकत दे रही है। इससे आपके फोकस के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। इस एक्सरसाइज से आपकी दिव्य दृष्टि जो है ये बाज के समान तीव्र हो जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। अब ये एनर्जी आँखों में रेस्ट करेगी और हम वापस मस्तिष्क में आते हैं। यहाँ से ऑडिटरी नर्व जो कानों में जाती है, उससे एनर्जी कानों के अंदर जा रही है। कानों में जाकर ये कान के पर्दे के ऊपर उसको एनर्जाइज करती है। कान के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनसे पर्दा वाइब्रेशन पकड़ता है और वो सारा कुछ ब्रेन को जाता है, जो साउंड बन के हमें समझ आता है। ये एनर्जी कान के पर्दे को वाइब्रेशन करने में सॉफ्टनेस देती है, एक्यूरेसी देती है और सेंसिटिविटी देती है। दोनों कानों के अंदर एनर्जी पूरे कानों के अंदर जज्ब हो गई है। आपके पर्दे के ऊपर एनर्जी की परत चढ़ गई है। आपके कान किसी भी प्रॉब्लम से अब मुक्त हो रहे हैं। अब एनर्जी आपके मुख में उतर आई है, आपके दांतों के ऊपर घूम रही है, उनको एनर्जी दे रही है। किसी भी दांत में कोई भी प्रॉब्लम है, एनर्जी उसको नेगेट कर रही है, उसकी प्रॉब्लम को क्लीन कर रही है। कोई भी पेन है उसको नेगेट कर रही है, उसको क्लीन कर रही है। ऐसा कई बार करने से दांतों की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अभी ये एनर्जी जो है ये धीरे धीरे आपके हृदय की तरफ चल रही है, आपके दिल के अंदर उतर गई है। पूरे दिल के अंदर
गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे भर रही है। दिल के अंदर जो भी ब्लड का फ्लो है, जो भी नाड़ियाँ हैं जो ब्लड को ला रही हैं, ले जा रही हैं, ये उनके अंदर घुलनी शुरू हो गई है। दिल से ये पूरे शरीर के अंदर धीरे धीरे फैल रही है। हर नाड़ी जिसके अंदर कुछ प्लेक जमा है, कुछ फैट जमा है, उसको धीरे धीरे घोल रही है और उसकी जगह को क्लीन कर रही है। धीरे धीरे आपके दिल के जितने भी ब्लड वेसल है, जिनके अंदर खून चल रहा है, वो सब के सब क्लीन हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, सब के सब क्लीन हो रहे हैं। और यहाँ से एनर्जी पूरे शरीर के अंदर ब्लड के थ्रू जानी शुरू हो गई है। यहाँ से ये आपके बाजुओं के अंदर चली गई है। यहाँ से ये आपके नीचे के हिस्से में उतरनी शुरू हो गई है। और जहाँ जहाँ ब्लड की वेन्स जाती हैं, आर्टरीज जाती हैं, उनके अंदर ये चलते चलते पैरों तक जाएगी। हर जगह पर जहाँ कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये धीरे धीरे उसको क्लीन करती चली जाएगी। ये एनर्जी हर चीज़ को अपने रास्ते से धीरे धीरे हटा देती है, अपना रास्ता बना देती है। पूरे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो प्रॉपर कर देती है। इसको इस तरह से घुमाने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आप उसको दिमाग में देखिए कि ये किस तरह से नीचे की तरफ जा रही है, वेन्स के अंदर घूम रही है, टांगों के अंदर एंटर हो रही है, घुटनों तक पहुंच रही है, पिंडलियों से नीचे जा रही है, पैरों के अंदर आ गई है, पैरों की उंगलियों के अंदर घूम रही है। पूरे पैर जो है इससे भर गए हैं, घुटनों तक भर गए हैं। ये आपके पैरों के से लेकर भरना शुरू हो गई है और वापस ऊपर आपके हृदय तक आ गई है। आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड घूमता है, ये पूरा का पूरा एनर्जी से भर गया है। अब ये एनर्जी इस सिस्टम को सैचुरेट करके आपके फेफड़ों के अंदर उतर रही है। फेफड़ों के अंदर धीरे धीरे ये दोनों फेफड़ों के अंदर पूरी एनर्जी धीरे धीरे उतर रही है। फेफड़े जो है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हमारी सामान्य स्थिति के अंदर फेफड़ों का सिर्फ 40% हिस्सा ही हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी हिस्सा रेस्ट में रहता है। ये एनर्जी धीरे धीरे फेफड़ों की दीवारों में घुसते हुए उनके अंदर सारे नेटवर्क को क्लीन करती है, पूरे फेफड़ों के अंदर फैल रही है। कोई भी उनके अंदर प्रॉब्लम है, कोई भी उनके अंदर पेन है, कोई भी उनके अंदर थकान है, कोई भी उनके अंदर कमज़ोरी है, ये उसको वहाँ से निकाल रही है। ये एनर्जी किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को अपने बीच में घोल लेती है और रास्ते को क्लियर कर देती है। पूरी एनर्जी फेफड़ों के अंदर घूम रही है, धीरे से ऊपर से नीचे जा रही है, फेफड़ों की दीवारों में नीचे से ऊपर जा रही है। पूरे फेफड़ों के अंदर, पूरे लंग्स के अंदर एक परत बन गई है जिससे फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। फेफड़े बहुत हल्का महसूस करेंगे। इसके अंदर कोई भी बलगम अगर होगी तो वो एनर्जी से नष्ट हो जाएगी, एनर्जी उसको घोल देगी और ऑक्सीजन के लिए रास्ता क्लियर कर देगी। पूरे फेफड़े बिल्कुल रिफ्रेश हो गए हैं और एनर्जी जो है हर एक जगह पर
समा गई है। अभी हमारे सिर से एनर्जी का और थोड़ा सा गोला नीचे उतर रहा है। ये हमारी किडनी की तरफ जा रहा है। किडनी जो है पीठ के साथ पीछे की तरफ अटैच रहती है, फेफड़ों के थोड़ा सा नीचे और पीछे की तरफ रहती है, नीचे वाली पीठ के साथ होती है। ये एनर्जी उतरकर हमारी किडनियों के अंदर जा रही है। किडनियों के अंदर कई बार कुछ छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शन रहते हैं, कई बार छोटे मोटे स्टोन होते हैं, कई बार उनके अंदर कुछ और होता है जिससे उनका ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो स्लो हो जाता है। ये एनर्जी उन सब चीज़ों को जो किडनी के अंदर है डिज़ोल्व कर देती है। ये आपकी किडनी में एंटर करके पानी की तरह वहाँ पर पड़े हुए हर डर्ट को घोल देती है और अपने साथ हटा देती है। ये आपकी किडनी के अंदर धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, पूरी किडनी के अंदर फैल जाएगी, पूरी किडनी के अंदर फैल जाएगी। कोई भी छोटा मोटा स्टोन भी अगर होगा तो उसको भी वहाँ से निकाल देगी, उसको भी घोल देगी। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है किडनी को, उसको पूरी तरह से ये न्यूट्रलाइज करेगी। पूरी किडनी के अंदर ये एनर्जी हर एक चीज़ को न्यूट्रलाइज करेगी। पूरा न्यूट्रलाइज करने के बाद एनर्जी वहाँ पर अपने आप को स्टोर करेगी ताकि आगे से फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये एनर्जी यहाँ पर स्थित हो जाएगी। इसके बाद एक और छोटा सा गोला एनर्जी का हमारे मस्तिष्क से धीरे धीरे हमारे पेट से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और हमारे ब्लैडर में जा रहा है। ब्लैडर वो जगह है जहाँ पर किडनी से फिल्टर होने के बाद वेस्ट वाटर इकट्ठा होता है। ये हमारे ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर की दीवारों को क्लीन करेगा, ब्लैडर की दीवारों को इलास्टिक करेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ लोगों के ब्लैडर जो है उनका साइज़ कभी कभी छोटा हो जाता है, कभी कभी उनकी दीवारें थोड़ी सी इतनी नरम नहीं रह जाती है। ये एनर्जी उसको सॉफ्ट करेगी, उसको रबर की तरह नरम करेगी, ब्लैडर के ओरिजिनल साइज पे उसको रिस्टोर करेगी। इससे बार बार यूरिन के लिए भागने की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि यूरिन के लिए बार बार तभी भागते हैं जब ब्लैडर का उम्र के हिसाब से थोड़ा छोटा हो जाता है। ये ब्लैडर को दोबारा उनके साइज पे रिस्टोर करती है, उसकी दीवारों के ऊपर अपने आप को एक रंग की तरह फैला देती है। ब्लैडर अंदर से गोल्डन कलर का हो जाता है। पूरे ब्लैडर के अंदर आपकी एनर्जी पूरी तरह से एक सोने के वर्क की तरह फैल गई है। अब इसके अंदर सॉफ्टनेस आ गई है, इसका साइज ओरिजिनल साइज दोबारा से हो गया है। अब किसी को भी बार बार बाथरूम भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लंबे समय तक ये वेस्ट वाटर को स्टोर कर सकेगी। अब आपके सब सिस्टम जो है एनर्जी से पूरी तरह से भर गए हैं। अभी आपके सिर से एनर्जी जो है आपके रीढ़ की हड्डी में उतर रही है। रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे नीचे जाएगी और गर्दन से होती हुई सब चक्रों को धीरे धीरे स्ट्रेंथ देगी। सबसे ऊपर माथे के पास पहला चक्र ऊपर से आते हुए माथे के पास रहेगा, दूसरा गले के पास रहेगा, तीसरा हृदय के पास रहेगा, चौथा नाभि के पास रहेगा। उसके नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र रहेंगे। ये एनर्जी सब जगह पर इन चक्रों को स्ट्रेंथ देगी, चक्रों को अलाइन करेगी। कई बार चक्र जो है वो थोड़ा सा अलाइनमेंट से आउट हो जाते हैं, जिससे शरीर में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते हैं।
ये एनर्जी इन सब को स्टेबलाइज करती है, हर किसी चक्र को एनर्जी देती है, और उस इलाके में जितने भी ऑर्गन्स हैं ये चक्र उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। ये चक्र बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को कंट्रोल करते हैं। इन चक्रों के स्ट्रेंथन हो जाने से आपके शरीर के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। अब गोल्डन एनर्जी जो है आपके शरीर में सब जगह पूरी तरह फैल चुकी है। अब गोल्डन एनर्जी जो है आपके शरीर की सरफेस के ऊपर आती है, आपकी माथे के स्किन के ऊपर आती है, आपके मुख के ऊपर जो स्किन है इसके ऊपर आती है, गले के ऊपर आती है, आपकी बाजुओं के ऊपर की स्किन के साथ आपके हाथों के ऊपर नाखूनों तक जाती है। स्किन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करती है, उसको क्लीन करती है। धीरे धीरे आपके सीने के ऊपर से, पीठ के ऊपर से होती हुई नीचे को उतरती है, नीचे को पेट तक उतरती हुई जाएगी, उसके बाद उससे भी नीचे नाभि से नीचे चली गई। अभी दोनों टांगों की स्किन के ऊपर फैल रही है, धीरे धीरे हाई और नीचे उतर रही, धीरे धीरे घुटनों तक आ रही है, धीरे धीरे घुटनों से नीचे पिंडलियों के ऊपर आ गई, पिंडलियों से धीरे धीरे आपकी एड़ियों तक आ गई, एड़ियों से धीरे धीरे आपके पैरों के नाखून तक आ गई। अब आपकी सारी देह जो है वो स्वर्णिम आभा से भर गई है। इस स्वर्णिम आभा में आपका हर रोग नष्ट करने की कैपेसिटी है, ताकत है। इसको आनंद से अनुभव कीजिए और दोबारा से अपनी सांस के ऊपर कंसंट्रेशन पे आ जाइए। अभी अपनी सांस को दोबारा से वॉच करेंगे, इनकमिंग ब्रेथ को, आउट गोइंग ब्रेथ को दोबारा से वॉच करेंगे। धीरे धीरे इस सांस के झूले में झूलना शुरू करेंगे। इस आनंद को हम सब ने बचपन में महसूस किया है। अभी इसको एक कॉस्मिक झूला है, इसके ऊपर झूलते हुए हम हृदय का आनंद प्राप्त करेंगे। सांस को खामोशी से वॉच करेंगे और इस झूले के अंदर झूलते रहेंगे, झूलते रहेंगे। अंदर आने वाली सांस को ध्यान रखेंगे, बाहर जाने वाली सांस को ध्यान रखेंगे। अब हम निर्विचार स्थिति में आ गए हैं। अब हम क्वांटम फील्ड के अंदर एंटर कर गए हैं। अब इस निर्विचार स्थिति में हम कोई भी संकल्प ले सकते हैं जो हमें जीवन में चाहिए। हम उस संकल्प को इस वक्त अपने दिमाग में लाएंगे। जिसको घर चाहिए वो घर को लेकर आए, जिसको बच्चे चाहिए वो अपने बच्चों की कल्पना को मन मस्तिष्क में लाए, जिसको वेलनेस चाहिए वो अपने स्वास्थ्य की कामना करे, जिसको जो भी चाहिए इस वक्त इस विचार को मन में लाइए। निर्विचार स्थिति में किसी भी विचार को मन में लाने से उसे ताकत प्राप्त होती है और वो मेटेरियलाइजेशन में चला जाता है। हम उस हर विचार को अपने मन में लाएंगे जो हमें जीवन में चाहिए। एबंडेंस चाहिए तो एबंडेंस का विचार मन में लाइए, जो भी चाहिए। अभी हम क्वांटम फील्ड में हैं। इस एरिया के अंदर हम जो भी विचार मन में लाएंगे वो निश्चय ही पूरा होना शुरू हो जाएगा। जब मन में कोई विचार नहीं रहता और एक ही विचार को हम लाते हैं तो मन की सारी शक्ति जो है उस विचार को मिल जाती है और वो सब कॉन्शियस में चला जाता है और सब कॉन्शियस फिर उसको मैनिफेस्ट करने की पूरी चेष्टा में जाता है। अपना संकल्प पूरा कीजिए, जैसा चाहिए वैसा विचार कीजिए और वो विचार जैसे आपका हो जाए तो फिर दोबारा से अभी हम
अपनी सांस को वॉच करेंगे, ब्रेथफुलनेस पे आ जाएंगे, ब्रेथ को पूरा वॉच करेंगे, आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को धीरे धीरे वॉच करेंगे, वॉच करेंगे, वॉच करेंगे, वॉच करेंगे, वॉच करेंगे। मास्टर्स हाइट ऑफ रिसीवरशिप, जब हम धन्यवाद भाव में रहते हैं तो उसी समय हमें ईश कृपा प्राप्त होती है। जो कुछ भी संकल्प हमने किया है उसको ईश्वर से तथास्तु समझिए और महसूस कीजिए कि ये आपके जीवन में अब अवतरित होने लगा है, ये आपके जीवन में अवतरित हो चुका है। और उस आनंद को महसूस करिए जो आपको प्राप्त होगा जब ये आपके जीवन में आप खुद इसको प्राप्त कर लेंगे। उस आनंद को इस वक्त महसूस कीजिए और ईश्वर को इसका धन्यवाद दीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड प्रकट कीजिए कि इसके प्राप्त हो जाने के बाद मैं ईश्वर से कैसे धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। और फिर दोबारा हम आनापानसति मेडिटेशन में वापस आते हैं। सांस को वॉच कीजिए। लास्ट 2 मिनट्स मास्टर्स, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए, सांस पे ध्यान दीजिए। Last 30 seconds, masters. Last 10 seconds, masters. Last 5 seconds, masters. 5, 4, 3, 2, 1. अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। आंखों को हाथों के बीचों में खोलकर धीरे से वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बहुत ही अद्भुत ध्यान था सर। थैंक यू सर। अब हम विजडम शेयरिंग की ओर चलेंगे। सर हमारे साथ विजडम शेयरिंग करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम। तो अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भगवान रमन्ना ने मैं कौन हूँ, हु एम आई के ऊपर श्री पिल्ले जी से कुछ बात की थी, जिसका कुछ पोर्शन हम पिछली बार कर चुके हैं और हम इस स्थिति में आ गए थे कि संसार जो है वो माइंड की ही प्रोजेक्शन है। अगर माइंड कंट्रोल में आ जाता है तो संसार भी नष्ट हो जाता है। तो अब इसके ऊपर पिल्ले जी का सवाल ये था कि माइंड कैसे कंट्रोल में आएगा। उनका ओरिजिनल इंग्लिश का सवाल है,
हाउ विल द माइंड बिकम क्विसेंट। हमारा माइंड जो है, मन जो है, वो मौन कैसे होगा? क्योंकि मन के मौन होने के बाद ही आपको सत्यता का आभास होगा, अनुभव होगा। तो भगवान रमन जी का जवाब है, बाय द इंक्वायरी हु एम आई। उनका कहना है कि मन जो है वो मौन में ऐसे जाएगा जब हम अपने से सवाल पूछेंगे, मैं कौन हूँ। मन अपने विचारों को जनरेट करता रहेगा। मन को मौन में लाने के लिए हमें उससे ये सवाल पूछना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। जब हम ये कहेंगे मैं कौन हूँ, तो मन जो है वो उस विचार में संलग्न हो जाएगा। द थॉट हु एम आई विल डिस्ट्रॉय ऑल अदर थॉट्स। ये विचार कि मैं कौन हूँ, जब हम ये मन को डाल देते हैं तो मन अपने आप कोई और विचार जनरेट नहीं करता, वो हमारे दिए हुए विचार के ऊपर आ जाता है। तो उससे बाकी थॉट्स जो हैं, बाकी विचार जो हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जब मन इसके ऊपर आ जाता है, सारे विचार नष्ट हो जाते हैं। तो जो सेल्फ है उसकी रियलाइजेशन आपको होने लग जाएगी। मैं कौन हूँ, इसको सिर्फ मुख से नहीं कहना है, इसको एक्चुअली फील करना है कि मैं हूँ कौन। जैसे पिछली बारी हमने देखा था, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं 5 तत्व नहीं हूँ। ये सब चीज़ों को हमने एक एक करके निगेट कर दिया था। तो जब हम इस पर आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर मन इसी विचार में खुद उलझ जाता है, और इस विचार में उलझकर मन मौन में चला जाता है और हमारे आगे जो हम रियलाइजेशन जो है वो प्रकट हो सकती है। What is the means for constantly holding on to the thought who am I? अभी हमने एक बार कह दिया who am I, मन को उलझा दिया, मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लेकिन ऐसा कैसे किया जाए कि ये थॉट हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली रहे, क्योंकि मन कॉन्स्टेंटली हमने शांत करना है। तो इसका जवाब ये हुआ है, when other thoughts arise, जब कोई दूसरी थॉट आती है। क्योंकि हम सब ध्यान में जानते हैं कि जब हम सांस को वॉच करते हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर कोई ना कोई थॉट आ जाती है, फिर हम रियलाइज करते हैं, फिर सांस पे आ जाते हैं। तो जब हम ये सवाल अपने आप को डालेंगे कि मैं कौन हूँ, तो उस वक्त भी ऐसा होगा कि थोड़ी देर के बाद कोई दूसरी थॉट इंटरवीन करेगी। तो वो कहते हैं कि व्हेन अदर थॉट्स अराइज, वन शुड नॉट परस्यू देम, उन पे ध्यान नहीं देना है, बट शुड इंक्वायर whom do they arise। अभी क्या है, अब ध्यान देना है कि ये थॉट किसको आ रही है। पहले हमने ध्यान दिया who am I करके हमने मन को उसमें बिजी कर दिया, लेकिन वो करने के बाद मन धीरे से इधर उधर स्लिप करेगा, कोई और थॉट लेके आएगा। अब हम कहेंगे ये थॉट जो आई है ये किसको आई है, जवाब आएगा मुझको आई है, मुझको आई है। who am I, मैं कौन हूँ। तो इस सर्कल को हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया कि हम फिर उसके ऊपर आ गए। कोई भी थॉट आती है, हम कहते हैं ये किसको है, जवाब है ये तो मेरे को है, मेरे को है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन गया जिसके अंदर मन फंस जाएगा और फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। The mind will go back to its source and the thought that arose will become present। ऐसा करने से माइंड अपने सोर्स में चला जाए। माइंड का सोर्स क्या है, माइंड कहाँ से ओरिजिनेट करता है, माइंड हृदय से ओरिजिनेट करता है, दिल से ओरिजिनेट करता है। तो माइंड जो है वो दिल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, वो दिमाग को छोड़ देगा।
जब माइंड दिमाग में आता है तो थॉट प्रोड्यूस करता है, जब वो अपने सोर्स के अंदर जाता है तो वो दिल है, तो वो दिमाग से दिल की तरफ आ जाता है और वहां पर आकर जिस तरह घोंगा अपने शंख में चला जाता है, इस तरह वो दिल के अंदर बैठ जाएगा। With repeated practice in this manner, the mind will develop the skill to stay in the source. तो इस तरह करके माइंड को हम प्रैक्टिस देंगे कि भाई अपने सोर्स में रहिए, तो वो धीरे धीरे आदत को पकड़ लेगा। माइंड की एक बेसिक आदत क्या है? ये चंचल है, इसको हर बारी कुछ नई चीज चाहिए, ये नए नए थॉट उत्पन्न करेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि माइंड उस बंदर की तरह है जो एक वृक्ष के ऊपर है और वो वृक्ष की हर टहनी के ऊपर कूदना चाहता है, वो पूरे वृक्ष के अंदर तांडव करता घूमेगा, शांत नहीं बैठ सकता। तो ये मन की स्थिति का एक बड़ा ही सही चित्रण है। तो ये हमारा माइंड जो है ये एक के बाद एक थॉट जनरेट करता है, इसको हम हु एम आई करके वापस दिल में भेज देते हैं, अपने सोर्स में भेज देते हैं और वहां पर जाकर ये उसमें आराम स्थित जाता है। When the mind that is subtle goes out through the brain and the sense organ, the gross names and forms appear. अब दिल में जो पहले माइंड है वो ब्रेन में आता है और वहां से विचार प्रकट होते हैं, उन विचारों के प्रकट होने से ये संसार प्रकट होता है। संसार जो है वो एक्चुअल नहीं है, ये एक स्वप्न की तरह है। हेलो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ अभी सही, अभी सही। ओके, बिकॉज मेरे तो सारे मशीन यहीं पड़े हुए हैं तो सिग्नल लो भी नहीं हो सकता। एनीवे, once in a while this can happen. When it stays in the heart, the names and forms disappears. जब ये विचारों से वापस आकर दिल में बैठ जाता है, माइंड में जाकर विचार प्रकट करता है, दिल से विचार नहीं प्रकट करता। जब विचार नहीं प्रकट करेगा तो विचारों से उत्पन्न संसार नष्ट हो जाएगा। तो ब्रेन से हम इसको माइंड में लाते हैं हु एम आई करके और वहां पर लाकर इसको स्थित करते हैं, आदत डालते हैं और उससे विचार बंद हो जाते हैं और जो संसार विचारों की क्रिएशन है वो नष्ट हो जाता है। नॉट लेटिंग द माइंड गो आउट बट रिटेनिंग इट इन द हार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड इनवर्डनेस, अंतर्मुख। कई बार लोग जो विचार सोच रहे होते हैं ना, बोलते क्या कर रहे हो, बोलता है अभी अंदर हूं मैं, अपने आप में हूँ। तो अंतर्मुख जो बाहर के विचारों पे नहीं है, अंदर में चला गया। तो ये एक्सरसाइज से जब हम हु एम आई करके उसको ब्रेन से अपने हार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको अंतर्मुखी बना देते हैं, तो यहाँ पर ये अंतर्मुख में आ जाता है। लेटिंग द माइंड गो आउट ऑफ द हार्ट इज नोन एज एक्सटर्नलाइजेशन, बाहिर्मुख। जब हार्ट से ब्रेन में आया तो बाहिर्मुख हो गया, यहाँ पर आकर विचार प्रकट करेगा, विचार संसार बनाएंगे। यहाँ से हम वापस इसको हृदय में भेज देते हैं, अंतर्मुख हो गया, विचार बंद हो गए और विचारों से प्रकट हुआ संसार एवोपरेट हो गया, नष्ट हो गया। When the mind stays in the heart, the I, which is the source of all the thoughts, will go. अब यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि जैसे ही हमारे थॉट स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहली थॉट जो हमकी आती है वो है आई, अहंकार, मैं। क्योंकि मैं से ही हम सारी दुनिया चलाते हैं। मैं हूं, मेरे सामने कंप्यूटर है, मैं कमरे में हूं, मैं जूम पर हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। अगर ये मैं नहीं है तो फिर ये सब चीजें अपने आप को कोरिलेट नहीं कर सकती हैं। मैं वो इंडेक्स है, वो रेफरेंस पॉइंट है
जहां से आदमी अपने आप को शुरू करता है। तो आई थॉट इसको कह देते हैं, अहंकार को। ये हमारे दिल से उत्पन्न होने वाली फर्स्ट थॉट है। फिर इस थॉट के बाद ही हमारे विचार उत्पन्न हो सकते हैं, कोई दूसरी थॉट आ सकती है। अगर आई थॉट ना आए तो कोई विचार नहीं आ सकता, क्योंकि आई थॉट जो है ये गेटवे है। अहंकार जो है वो सबसे पहले आएगा, अहंकार के बाद बाकी थॉट्स आएंगे। अगर अहंकार नहीं आएगा तो कोई थॉट नहीं आ सकती। तो फर्स्ट थॉट जो है वो अहंकार है, उसको हम आई थॉट कह देते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं उस वक्त हमें अहंकार से रहित होने की जरूरत है, क्योंकि अहंकार के रहने से कोई भी काम जो है वो कुलुषित होता है। काम अहंकार के बगैर बगैर करने से ही हम उसमें सत्यता रख सकते हैं, वरना उसके अंदर हमारी अपनी अहंकार की भावना से वो कुलुषित होता है। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट है, थोड़ा सा आराम से दिमाग में बिठाने की जरूरत है। अब ये एक तरीका हो गया जो माइंड को मौन करने का है। हम उसको कहते हैं मैं कौन हूँ। वो करते करते उसको दबाते दबाते हम दिमाग से दिल में ले आते हैं और मौन करा देते हैं। अभी सवाल आता है, आर देयर नो अदर मीन्स फॉर मेकिंग द माइंड प्रेजेंट? अब ये एक तो तरीका हमने समझ लिया, क्या कोई और भी तरीका है जिससे मन को शांत किया जा सके, मौन में लाया जा सके? तो भगवान इसका जवाब देते हैं, अदर देन इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, अदर देन दिस इंक्वायरी देर आर नो एडिक्वेट मीन्स। इसके अलावा कोई भी बहुत उचित तरीका नहीं है। इफ दो अदर मीन्स इट इज sought to control the mind will appear to be controlled। अगर हम कोई भी और तरीका लगाते हैं तो उससे ऐसा लगेगा कि ये माइंड कंट्रोल में आ गया, बट विल गो फोर्थ, लेकिन थोड़ी देर में फिर निकल जाए। द थॉट द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ऑल्सो, थ्रू द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ऑल्सो द माइंड विल बिकम प्रेजेंट। तो अभी आप सब ने जानकारी रखते ही हैं कि जो प्राणायाम है इसका बहुत महत्व है। बहुत लोग प्राणायाम करते हैं ना, ये अपना अनुलोम विलोम करते हैं, दूसरे प्राणायाम करते हैं। इनका क्या कारण है किया जाता है? क्योंकि ये जो प्राण है ये भी माइंड को कंट्रोल करता है, ये भी माइंड को मौन में ले जाता है। तो पहली परमानेंट क्वेश्चनिंग मैं कौन हूं से, फिर थोड़ा आसान तरीका है, आप सांस को ध्यान से कंट्रोल में लाएं तो माइंड भी कंट्रोल में है, क्योंकि उसका सारा ध्यान फिर सांस में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एज लॉन्ग एज द ब्रेथ रिमेन्स द माइंड इज कंट्रोल्ड। लेकिन जैसे ही आप प्राणायाम अपना बंद करेंगे माइंड फिर से जनरेट हो जाएगा। और ये बड़ा मुश्किल है कि आप 24 घंटे प्राणायाम में रहे। तो प्राणायाम जो है वो कुछ हद तक कामयाब है, लेकिन जैसे प्राणायाम बंद होगा ये फिर से चालू हो जाएगा। जब हम डीप स्लीप में होते हैं माइंड जो है उस वक्त भी मौन हो जाता है। द ब्रेथ डज नॉट स्टॉप। डीप स्लीप के अंदर भी माइंड कंट्रोल हो जाता है, लेकिन सांस तो चलती रहती है। और इन द स्टेट ऑफ वेकिंग एंड इन समाधि व्हेन द माइंड बिकम्स प्रेजेंट द ब्रेथ इज कंट्रोल्ड। जब हम समाधि में चले जाते हैं तो उस वक्त भी हमारी ब्रेथ कंट्रोल में जाती है। सो माइंड के मौन होने में, मन के मौन होने में और सांस के कंट्रोल होने में आपस में संबंध है। जब एक धीरे होता है तो दूसरा भी धीरे होता है, तो इन दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेथ इज द ग्रॉस फॉर्म ऑफ द माइंड। ब्रेथ जो है वो माइंड की ग्रॉस फॉर्म है। अब माइंड तो दिखाई देता नहीं, एक मटेरियल चीज नहीं है, ये एक नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस है, एक इंटेलिजेंस है, इसका कोई शरीर नहीं है।
लेकिन जो सांस है वो इसका शरीर है। इसका मायना हुआ कि माइंड जो है सांस में बसता है। सांस और माइंड का एक अटूट संबंध है। टिल द टाइम ऑफ डेथ द माइंड कीप्स द ब्रेथ इन द बॉडी। मृत्यु पर्यंत माइंड सांस को शरीर में रखता है। एंड व्हेन द बॉडी डाइज द माइंड टेक्स द ब्रेथ अलोंग विद इट। जैसे मृत्यु होती है माइंड शरीर को छोड़ता है और सांस को अपने साथ ले जाता है। ये बात थोड़ी पकड़ने की है कि माइंड जो है वो सांस को कंट्रोल करता है। सांस उसकी प्रॉपर्टी है। हम सांस को पकड़ के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और मृत्यु के समय में जब माइंड शरीर को छोड़ता है तो सांस को भी अपने साथ ले जाता है। Therefore, the exercise of breath control is only an aid for rendering the mind quiescent. इसलिए ब्रेथ कंट्रोल जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिससे हम माइंड को मौन करने की चेष्टा करते हैं, मन को मौन करने की चेष्टा करते हैं। Like the practice of breath control, meditation on the form of God, repetition of mantra, restriction on food are also the aids. अब क्या है कि मेडिटेशन भी थॉट्स को कंट्रोल करने का तरीका है। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि भगवान रामानंद ने मेडिटेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने क्वेश्चनिंग को करके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये थोड़ा योगियों का तरीका है जो आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन आम आदमी के लिए मेडिटेशन में बैठ के माइंड को कंट्रोल कर में लेना आसान हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन में हम एक ही चीज को वॉच करते हैं, उससे सिंगल पॉइंटेड हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सारे के सारे विचार जो है वो नष्ट हो जाते हैं और सिर्फ माइंड खाली हो जाता है। तो सारी पावर जो है वो कंसर्न पे आती है। मेडिटेशन में दिमाग से जो पैनिक में होते हैं, जो डर को महसूस करते हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, नेचुरली शांत हो जाते हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। मेडिटेशन में बैठने से वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज डाउन हो जाती है। तो नेचुरली आप एक शांत स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। दो मेडिटेशन ऑन द फॉर्म ऑफ गॉड एंड थ्रू रेपिटेशन ऑफ मंत्रास द माइंड बिकम्स वन पॉइंट। जब मेडिटेशन करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं, अब मंत्रोच्चारण का मतलब ये नहीं है कि हम सोच कुछ और रहे हैं और मंत्र उच्चारण कुछ और कर रहे हो। आमतौर पे होता यही है। ओके, वी आर बैक। तो जैसे ही मंत्रोच्चारण करेंगे तो हमारा ध्यान मंत्र पे चला जाएगा। धीरे धीरे जब मंत्र मन में बस जाएगा तो फिर दिमाग कहीं और घूमेगा और मुंह मंत्रों का उच्चारण कर रहा होगा। इसको कभी महसूस करिए जो आप में से मंत्रोच्चारण करते होंगे। मैंने 14 साल तक एक सिद्ध पुरुष के साथ रह के मंत्रोच्चारण की प्रैक्टिस की है। और वो सिद्ध पुरुष जो है वो पिछले जन्मों में धन्वंतरी थे। धन्वंतरी महाराज के इस वक्त जो अवतार हैं, मैंने उनके साथ बैठ के मंत्रोच्चारण किया है। और इससे पहले वो भगवान वेद व्यास के पुत्र कुछ मुनि उनका नाम है, जो ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए थे, जो जन्म से ब्रह्मज्ञानी थे। और उन्होंने माता के पेट से निकलने से इनकार कर दिया था जन्म के समय कि मैं इस संसार में प्रविष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि इससे फिर मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। तो ऐसे विलक्षण मुनि के साथ में मुझे सानिध्य का प्राप्ति हुई। तो मैंने उसमें ये महसूस किया कि मंत्र थोड़ी देर के बाद मुख बोलता है और दिमाग कहीं और भाग जाता है। तो मंत्रों के ऊपर ध्यान रखने से आपको एकाग्रता आती है, सांस के ऊपर ध्यान रखने से आपको एकाग्रता आती है। So also when the mind is occupied with a name or form, it will grasp that alone.
आप जब उसको मंत्र देंगे या विचार देंगे तो उसमें बिजी हो जाएगा. When the mind expands in the form of countless thoughts, जब माइंड में हम मंत्र नहीं देते, ये मेडिटेशन नहीं देते, तो वो उसमें सैकड़ों विचार जनरेट हो जाते हैं और हर विचार जो है माइंड की एनर्जी को पकड़ता है और वो सारे थॉट्स जो है कमज़ोर कमज़ोर से थॉट बन जाते हैं. अब जब हम उनको रिजॉल्व करते हैं तो वन पॉइंटेडनेस में आ जाते हैं और माइंड स्ट्रांग हो जाता है. सच ए माइंड सेल्फ इंक्वायरी विल बिकम ईजी. तो जो स्ट्रांग माइंड है उससे सेल्फ इंक्वायरी आसान हो जाती है. जो विचारों में फंसा हुआ माइंड है वो सेल्फ इंक्वायरी नहीं कर सकता, इसलिए हमें उसको वन पॉइंटेड करना पड़ता है. ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्टिव रूल्स दैट रिलेटिंग टू द टेकिंग ऑफ सात्विक फूड, modalities will the हमने रूल किया. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है फिर से. योगी कहते आप वीडियो ऑफ कर लें या तो. ओके. कैन यू हियर मी नाउ? यस यस परफेक्ट ओके. सर. तो योगी जो है वो दिन में एक बार ही खाना खाते हैं और बाकी टाइम, क्योंकि खाना भी एक माइंड का आनंद है, तो जो जीवन के लिए मिनिमम में चल जाए वो उसी को चलाते हैं. तो खाना भी एक बार ही खाते हैं, 2-3 बार नहीं खाते हैं, ताकि आनंद की अनुभूति से माइंड को बाहर लाया जाए. खाना कम खाते हैं क्योंकि ज्यादा खाना भी माइंड के आनंद की अनुभूति देता है. तो जो आनंद की अनुभूति है माइंड के लिए, उससे माइंड को निकालना है. द रेजिडुअल इंप्रेशन, अब क्वेश्चन है, द रेजिडुअल इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेंडिंग लाइक ए वेव ऑफ द ओशन. जो दिमाग के विचार है वो सब के सब समुद्र की लहरों की तरह उठते हैं हमारे दिमाग में. तो सर वॉइस. सर आई थिंक मैम देयर इज सिग्नल बिकॉज अभी कैन यू हियर मी नाउ? यस सर बट वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. ओके, आप मुझे बताते रहिए, मैं रिपीट करूंगा क्योंकि अभी सिस्टम के ऊपर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है. नाउ इज इट लिटिल बेटर बिकॉज आई एम पुटिंग द माइक लिटिल मोर नियर टू माय यस माउथ? इट्स बेटर बेटर सर. ओके, वी विल गो ऑन दैट. अब वो कहते हैं कि ये जो विचार है इनकी सुनामी को कैसे नष्ट किया जाए. तो जवाब ऐसा है, एज द मेडिटेशन ऑन द सेल्फ राइजेस हाई. हम कहते हैं डीप मेडिटेशन में जाइए. ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम इसमें हाई होते हैं, इसमें हाई और लो दोनों का एक ही मतलब है, द थॉट्स विल बी डिस्ट्रॉयड. तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन में गहरे जाते जाएंगे उस विचार जो है वो नष्ट होते चले जाएंगे. अब क्वेश्चन आता है, इज इट पॉसिबल फॉर द थॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कम फ्रॉम बिगिनिंग लेस टाइम. थॉट्स हमारे बहुत शुरू आ रहे हैं और हम अपने प्योर सेल्फ में जाएंगे. तो अभी भगवान कहते हैं, विदाउट यील्डिंग टू द डाउट, बिना शक किए, इट इज पॉसिबल और नॉट, वन शुड persistently hold on to meditation on the self. इस चिंता में मत पड़िए कि ये होगा या नहीं होगा.
आप सिर्फ मेडिटेशन का ध्यान कीजिए, ये हो जाएगा, ऐसा भगवान ने इसमें बताया है। कंसंट्रेट कीनली ऑन मेडिटेशन ऑन द सेल्फ। पुराना जो विचार था अत्रि जी के आने से पहले, हर किताब ये कहती थी कि सेल्फ के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो गुरु की मूर्ति के ऊपर मेडिटेशन कीजिए। गुरु मूर्ति का मतलब कि चाहे आप उनको जीवित को इमेजिन करें या उनकी मूर्ति को या उनकी फोटो को, कोई एक ऑब्जेक्ट ढूंढना होता था और उसको कॉन्स्टेंटली दिमाग में रखना है। ये थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन ये पहले ऐसा ही होता था। तो भगवान ने उसी में कहा, क्योंकि ये करीब 1902 के आसपास की बातें हैं, तो वन वुड श्योरली सक्सीड। जब आप मेडिटेशन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आप उसमें निश्चय ही सक्सीड करेंगे। द माइंड इज ओनली वन, आइदर इट कैन थिंक ऑस्पिशियसली और इनऑस्पिशियसली। तो हम उसमें ऑस्पिशियस थॉट डालेंगे, गुरु की थॉट जिस तरह उन्होंने कहा है कि वो डालेंगे, और अब हम कहते हैं कि हम सांस को वॉच करेंगे, तो उससे माइंड जो है अपनी जगह पर टिक जाएगा। द माइंड शुड नॉट बी अलाउड टू वॉन्डर टूवर्ड्स वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। दिमाग को जो दुनिया के ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ मत भागने दीजिए। बोथ डिजायर एंड हेटर्ड शुड बी स्क्यूड। जो डिजायर है, आनंद है, और जो नफरत है, हेटरेट है, इन दोनों को अवॉइड करना है। ना तो आनंद में रहना है और ना ही हेट में रहना है। ऑल दैट वन गिव्स टू अदर्स वन गिव्स टू वन। जो हम दे दूसरों को जब दूसरों से प्रेम नहीं दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जब हम दूसरों से हेट कर रहे हैं, दूसरों से हेट नहीं, हम वो कर रहे हैं। When one self arises, all arises. जब आदमी सेल्फ है प्रेजेंट, जब सेल्फ मौन हो जाता है तो हर चीज। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा बीच में लाइन क्या कह रहे हैं आप। So what is the suggestion? Because maybe the signal strength is poor in this area and it is not justice. कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक्चुअली बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा हो जाता है, बाकी तो क्लियर आ रहा है वॉइस। ऐसा भी हो सकता नहीं, अब देखो फिर से ब्रेक हो रहा है, कुछ लाइन समझ नहीं आ रही इसमें। हाँ, अभी फिर से हो रहा है। वो ना हर मतलब एक दो लाइन सुनाई आ रही है, फिर तीन चार लाइन सुनाई नहीं आ रही, फिर एक दो लाइन आ रही है। हेलो, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, तो एनर्जी डिमांड सिग्नल पे कम हो जाएगी। नाउ कैन यू हियर मी? सर अभी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट टाइम ले सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम। अभी टाइम भी हो गया जो है वो बड़ा बैड है। ओके, नहीं सर, आप वॉइस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नो सर, वॉइस नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट टाइम। यस सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सर। तो अभी आज के लिए सेशन ओवर कर सकते हैं सर, क्योंकि अभी तो अब बेटर लग रहा है सर नेटवर्क आपके साइड से, आई थिंक। वो कुछ वेदर का प्रॉब्लम है, वेदर का तो क्वेश्चन, प्रॉब्लम होने से नेटवर्क में अभी यस सर, क्वेश्चन वही तो किसी का प्रॉब्लम होगा नहीं। हो नहीं पाएगा। एनीबॉडी हैव अ यस सर। क्वेश्चन? हाँ, कोई बात नहीं, अभी टर्मिनेट करते हैं, नेक्स्ट टाइम बाकी कर देंगे। ठीक है सर, ओके फाइन। ठीक है जी, हाँ, वी विल डू दैट। ओके, तो थैंक यू अभी एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, भूपेंद्र सर, बहुत अच्छा बोले आप। Thank you so much. ओके सर, ओके, तो फिर एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू।